Assalamu alaikum viewers. Today is my 36th lecture and I am continuing on talking about the techno-structural interventions. Pichla lecture bhi concerning this area and this one too, specifically particular topic, specific area, वो है employee intervention. हम चूंकि interventions के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये वो एरिया है जहां हमने उन सब सब्जेक्ट्स को टच करना है जो कि स्ट्रक्चरल जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जब हम टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस करते हैं तो कौन से मुख्तलिफ एरियाज हैं जिनमें हमें इंटरवीन करके उनको ट्रांसफॉर्म, उनको चेंज, उनका डिज़ाइन स्ट्रक्चर, वहाँ लोगों की ट्रेनिंग, कौन कौन से एरियाज हैं जिनको हमें देखना पड़ता है. तो नेचुरली जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ स्ट्रक्चर को भी चेंज करना पड़ता है और स्ट्रक्चर को चेंज करने के साथ साथ लोगों की वर्किंग हैबिट्स, वर्किंग नेचर पे भी हमें नज़र डालकर अकॉर्डिंगली उसको उसके साथ अलाइन करना पड़ता है. इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आई touched upon the downsizing and re-engineering part. It's obvious when you transform your organization, when you change the structure of an organization, then some people become redundant. उनकी requirement नहीं होती, उनकी need वहाँ नहीं होती क्योंकि हम वहाँ उस डिपार्टमेंट में काम करने का अंदाज बदल देते. और उसके साथ साथ अगर उन लोगों को हम रीट्रेन ना कर सकें, उन लोगों के अंदर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ना हो और उसको हम एनहांस ना कर सकें फॉर सम रीजन, या वो लोग चेंज ना करना चाहते हों, तो हमें उनको या तो ले ऑफ करना पड़ता है या अर्ली रिटायरमेंट उनको देनी पड़ती है. जैसे कि चंद एक पिछली एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने रेडिकल चेंजेस की और दे लेड ऑफ people from the higher layer, middle and lower layers all together to transform the organization. देखने की बात यह है कि जब हम डाउनसाइजिंग करते हैं तो उसका इंपैक्ट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे क्या होता है और लोगों के मोरल पे क्या होता है. ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है जिसको कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टॉप मैनेजमेंट इग्नोर नहीं कर सकती. और इसी वजह से मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर इस बात पे फोकस किया कि डाउनसाइजिंग करने के बाद ओवरऑल इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या हुआ, रिसर्च स्टडी से हमें क्या पता चला. अगरचे उसमें बहुत सारी ऐसी स्टडीज थी जिन्होंने बताया कि डाउनसाइजिंग के बाद लोगों के ऊपर डिमोरलाइजिंग इफेक्ट हुआ, लेकिन कुछ ऐसी स्टडीज भी थी जहां हमने देखा कि बहुत सारी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने डाउनसाइजिंग करने के बाद प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी, मोरल और लोगों की एम्पावरमेंट में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा. क्विकली टू रिकैप कि डाउनसाइजिंग इज इन इटसेल्फ अ स्ट्रेटजी, और जब मैं कहता हूं स्ट्रेटजी I mean it has to be planned. आइसोलेशन के अंदर अगर आप लोगों को खाली रिमूव करते हैं because you want to cut down on the number of employees working without any laid down strategy and without OD interventions, then naturally downsizing doesn't have a marked impact or a marked influence on the overall strategy of the organization because people get demoralized. उनके अंदर फियर आ जाता है, अनसर्टेनिटी है, और जैसे मैंने पिछली लेक्चर में कहा सर्वाइवर सिंड्रोम्स पैदा हो जाते हैं और आपको लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है बिकॉज दे फील इनसिक्योर. एंड ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन के अंदर आप अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अटेन नहीं कर सकते. मैंने फिर डाउनसाइजिंग को री इंजीनियरिंग के साथ कपल किया. जब भी आप डाउनसाइजिंग करें
automatically it must be coupled with re-engineering. In the sense that in an organization, initially अगर 16 बंदे एक काम को 16 स्टेप्स के बाद करते हैं, तो आप डाउन साइजिंग तभी कर सकते हैं अगर आप उन लोगों को कट डाउन करें और स्टेप्स को भी सिंप्लीफाई करें. आप उस प्रोसेस को ज्यादा तेज करें, ज्यादा एफिशिएंट करें, और नेचुरली उसके लिए आपको री इंजीनियरिंग करनी पड़ती है. री इंजीनियरिंग की एक और भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइक having modernized equipments, safer technologies, then you have to accordingly upgrade, revamp your system, और उसके लिए उसके requirements different हैं. So therefore, if downsizing goes along with re-engineering, then certainly you have to replace people from one department, and if they could not be accommodated, अगर उनकी retraining ना की जा सके, then you have got no choice but to say goodbye to those people. और उसके लिए मैंने कहा कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनकी रिप्लेसमेंट के लिए, उनकी जो फाइनेंशियल जो उनको पिंचिंग होती है, जो उनकी फैमिली को उस डाउनसाइजिंग से फाइनेंशियल जो हर्ट होती है उसको कम करने के लिए वी समटाइम्स मेक compensations so people live happily, and it is not that we have thrown them like excessive commodity जिनकी अब जरूरत नहीं है. Means having humanistic approach towards people who had worked with you for such a long period of time. Having realized the importance of human beings, I'm going to quote you a story, and from there I will take you into the very important aspect. How can we intervene and involve our people into the process? That is, हम अपने लोगों की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं और उनको हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. There's a very important, very big company in the world today known for manufacturing personal computers. गालिबन आपके घर भी उस कंपनी का कंप्यूटर मस्ट बी लाइंग ऑन योर टेबल. वन ऑफ द कंपनीज जो कि फॉर्च्यून 500 में कोट की जाती है और पिछले कुछ सालों से टॉप 10 कंपनीज में से है, गिविंग द मैक्सिमम रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स. जब कुछ साल पहले जब इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज का सर्वे किया गया, तो इट वाज अमेजिंग दैट मोर देन हाफ ऑफ द पीपल सेड दैट दे वुड लाइक टू लीव द कंपनी. दैट इज, दे वुड लाइक टू लीव द कंपनी if they get a chance. And the reason being, they felt that the chief executive officer and the founder is an impersonal person, emotionally detached है. लोगों की लगता है कि वो परवाह नहीं करता. He's more interested in progress of the company. Employees are not important to him. उसके साथ उन्होंने लोगों ने ये भी महसूस किया, ये भी एक्सप्रेस किया कि जो प्रेसिडेंट है वो बड़ा ऑटोक्रेटिक है, एंटागनिस्टिक है. सो ऑब्वियसली इन अ कंपनी which is so well quoted, which is so highly ranked, अगर उनके लोगों का ये इंप्रेशन है and they would find the first opportunity to leave, it's a matter of concern. So one thing which the founder and the chief executive officer, however, believed was that the status quo is never good enough. वो believe करता था constant change के अंदर. और उसकी दूसरी थियरी थी कि whenever there is a problem, it must be addressed immediately. जब उसको सर्वे के रिजल्ट्स दिखाए गए, he was shocked. गालिबन उसने अपने आप को इतना आइसोलेट किया हुआ था कि he did not realize that उसके एम्प्लॉय, both सीनियर, मिडिल, लोअर मैनेजर्स, उनकी फीलिंग्स ये हैं. Therefore, being an honest person, he offered himself for an
ऑनेस्ट क्रिटिक। उसने कहा कि आई एम गोइंग टू ऑफर माई सेल्फ टू द सीनियर मैनेजर्स and I'll explain to them why is this impression being created about me. And that is, in that meeting, senior managers, he acknowledged, he accepted that he was shy. And it was because of his shyness that it appeared that he was removed from the employees and was not caring. As a matter of fact, it was not the reality. And he there and then promised to build closer, tighter relationship with the employees. और उसके बाद उसने उस मीटिंग की वीडियोस बनाकर स्प्रेड अराउंड अपने एम्प्लॉइज को दिखाई गई कि दिस इज व्हाट योर सीईओ एक्चुअली बिलीव्स एंड दिस इज व्हाट ही हैज कमिटेड। इमेजिन ऐसे लोग जो कि एम्प्लॉइज की कदर करते हैं, दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज हाउ एट टाइम्स दे पुट देमसेल्व्स फॉर क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिसिज्म। जैसे मैंने आपको जौहरी विंडो में कहा था कि वो अपने आप को डिस्क्लोज करते हैं सो दैट उनका पब्लिक इमेज अच्छा हो। टुडे द डिफरेंस बिटवीन good and bad organizations, the difference between success and failure is how involved your employees are. That is all what makes a difference. And that is why आज I am going to talk with you कि हम कैसे intervene करके अपने employees को बेहतर और अच्छे environment के अंदर उनसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और हम एफिशिएंसी ले सकते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, इट्स अ ब्रॉडर टर्म which also means empowerment. It also means participative management. It also means work design. It also means industrial democracy. It also means quality of work life. ये सारी definitions ultimately they revolve around employee involvement. इन सब में एक चीज कॉमन है कि all these strategies they work around picking up the morale, making them more skillful, making them take more decisions, processing more information. So basically when we talk about employee involvement, हम उनको empowerment से भी तशबीह दे सकते हैं। So OD interventions in this area are aimed at moving decision making downward in the organization closer to where the actual work takes place. That is delegation of power. When I say taking the decision making down to the level where the decision is ought to be taken, आपको फौरन वो मेरी बातें याद आ जानी चाहिए जो मैंने एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन में कहा था कि वन ऑफ द मैनी थिंग्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन, आइडियल ऑर्गेनाइजेशन, नीड्स टू एड्रेस इज दैट decision must be made by near the sources of information regardless of where these sources are located on the organizational chart. Organogram के अंदर कहां ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इट्स इमैटेरियल। क्या मेरा एक छोटा मुलाजिम, चाहे तो वो एक पीएन हो, चाहे तो स्टोर कीपर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सीनियर मैनेजर हो, कब और कहां कैसे डिसीजन लेता है, कितनी उसको एम्पावरमेंट है, बिकॉज ही और शी इज द राइट पर्सन टू नो एग्जैक्टली व्हाट द कस्टमर डिमांड्स। So therefore, keeping in mind, हम जब आज ये कह रहे हैं कि we have to lower down the decision making at the various levels, what I mean is that increased employee involvement can lead to shared vision of future. We can promulgate what the vision is अगर each one at the various levels is aware of कि उसका रोल क्या है। तो पहला पॉइंट ये है
कि शेयर्ड विजन जो है उसको हम अटेन कर सकते हैं। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट कैन ऑल्सो लीड टू क्विकर एंड रिस्पॉन्सिव डिसीजंस। ऑब्वियसली फिर इंतजार नहीं करना पड़ता है, इजाजत नहीं लेनी पड़ती अपने से ऊपर वाले बॉस की कि हमने डिसीजन क्या करना है। कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होती है, एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी और कमिटमेंट आती है, एम्प्लॉय ग्रेटर उसको सेटिस्फैक्शन भी मिलती है और साथ ही कस्टमर को भी सेटिस्फैक्शन मिलती है। और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो लीड्स टू डेवलपिंग सेंस ऑफ प्राइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नाउ you realize how important this aspect of employee involvement is. Now, 4 key elements that promote worker involvement are, and that is what you must keep in mind. Pehli baat ye hai, power. And when I talk about power, I do not mean social power. I do not mean political power. This is providing people with enough authority to make work related decisions. जो बंदा जिस लेवल पे काम कर रहा है उसको कितनी पावर डेलीगेट की गई है कि वो डिसीजन ले सकता है देयर एंड देन ऑन द स्पॉट। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ चीजें दिखा रहा हूं कि वर्क रिलेटेड कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं जहां हमने लोगों को एम्पावर करना है, जहां वो अपनी पावर इस्तेमाल करके क्विक ऑन द स्पॉट डिसीजंस। वर्क मेथड्स, काम करने का तरीका क्या है, कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, किस तरीके से काम जल्दी हो सकता है। टास्क असाइनमेंट्स, ये नहीं मेरे पास सिर्फ 2-3 टास्क हैं, अगर कोई और नया टास्क आ जाता तो आई डू नॉट डू इट बिकॉज आई हैव टू टेक द परमिशन। नाउ परफॉर्मेंस आउटकम्स, हाउ कैन आई मेक माई परफॉर्मेंस बेटर। कस्टमर सर्विस, एम्प्लॉय सिलेक्शन, मैंने अगर अपने काम के लिए मुझे और फर्दर एम्प्लॉयज की जरूरत है तो मैंने कैसे लोगों को सिलेक्ट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पहला एस्पेक्ट है पावर। हम लोगों को कितना एम्पावर करते हैं, कितनी डिस्क्रिशन देते हैं कि वो उसको इस्तेमाल कर सके। सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज इंफॉर्मेशन, दैट इज टाइमली एक्सेस टू रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज वाइटल टू मेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस। आपके पास डेटा फ्लो हो रहा है कि नहीं, आपके पास मार्केट की कंपेटिटिव रिपोर्ट आ रही है कि नहीं, आपके पास बिजनेस प्लान्स के बारे में पता है कि नहीं, कंपेटिटिव कंडीशंस का पता है कि नहीं, आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड एस्पेक्ट, नॉलेज एंड स्किल्स। आपके पास पावर भी है, आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है। Therefore, you need to build up your capacity and capability कि आपने इन दोनों एलिमेंट्स को कैसे यूटिलाइज करना है। So therefore, continuous training is important. And the fourth and the last one is rewards. That is, people generally do those things for which they are recognized. Rewards have a powerful influence. और मैंने इसके बारे में ज्यादा वक्त नहीं इसके ऊपर लगाऊंगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। इंटरनल अवार्ड्स हैं, एक्सटर्नल अवार्ड्स हैं, सेटिस्फैक्शन है, प्रेज है, रिकग्निशन है, बिलोंगिंगनेस है, इंक्लूजन है, और उसके बाद पे राइज है, उसके बाद आपके बेनिफिट्स हैं, प्रमोशंस हैं। सो ये चारों एलिमेंट्स जो हैं, इन चारों एलिमेंट्स को आप कितना नीचे लेवल के ऊपर इनको ट्रांसग्रेस करते हैं, कितना निचले लेवल पे ये चारों एलिमेंट्स आप लोगों को देते हैं, विल डिटरमिन कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को कितना इन्वॉल्व किया है। द फादर दैट ऑल 4 एलिमेंट्स आर मूव डाउनवर्ड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रेटर द एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। याद रहे, यही चारों चीजें हम आगे देखेंगे। दैट इज, वी मस्ट see that all these 4 elements must be transmitted and people must be made to accept that they can have the capacity, capability, knowledge, information, power, and they are rewarded for that. Now, because the 4 elements, the employee involvement, are interdependent, they must be changed together to obtain positive results. This is important. आप इन चारों में से ये नहीं हो सकता कि आप उसको पावर तो दे दें लेकिन आप उसको डेटा प्रोवाइड ना करें, इंफॉर्मेशन ना दें। आप इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं लेकिन आप उसकी स्किल्स इंक्रीज नहीं करते
और तीनों चीजें इंक्रीज कर दी हैं, लेकिन रिवॉर्ड नहीं उसको देते, तो ये चारों चीजें कलेक्टिवली मूव करनी चाहिए। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक फिगर दिखा रहा हूं विच विल शो कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इंटरवेंशन के साथ हम प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, इंप्रूव्ड कैपेबिलिटी। आप जितनी उनकी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, it is going to help them in communication and coordination within the department, overall in the organization, and that will improve the productivity. इन दोनों चीजों से मोटिवेशन ज्यादा बढ़ेगी। अगली फिगर आपको बता रही है कि प्रोडक्टिविटी तो हमने इंक्रीज की है, निचले दो ब्लॉक्स के अंदर आपको नजर आ रहा है कि इंटरवेंशन से वी हैव इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, बट अगर हम एम्प्लॉइज की वेलबीइंग, इफ वी गिव देम मोर फुलफिलिंग जॉब, क्या होगा? हमने उनको रिवॉर्ड्स इंक्रीज किए हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, पीपल आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, better working environment, what will happen is attraction for the people to stay where they want to stay, to get more assignments. People would like to stay with the organizations. Retention होगी, दूसरे लोग और भी आएंगे. That is how the productivity will increase further. That means कि productivity तो increase हो सकती है अगर हम intervention करें, लेकिन अगर उसके साथ साथ we care for the satisfaction, the well-being, it can add more to the organizational productivity. Let me talk to you about another organization which cared for all these things, and they devised a new way of increasing the employee involvement. In this company, which is an electric company, and again a very popular, very famous world company, isme chief executive officer and several managers, they decided that they want to increase the employee involvement, and they worked out a new way of getting their attention, having all these four things incorporated into their organization, and this method they call as the workout method. It's a version of employee involvement, and they call it the workout. I'm quoting this example because it will give you lots of new ideas. So workout is a process for gathering the relevant people to discuss important issues and develop a clear vision plan. और इस वर्कआउट के 4 गोल्स हैं. पहला यह है कि to use employees' knowledge and energy to improve work. आपने लोगों को ट्रेन किया है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास इंफॉर्मेशन आई है, तो हाउ कैन यू यूज इट? सेकेंड, टू एलिमिनेट अननेसेसरी वर्क. इस वर्कआउट की एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां हमने उनका नॉलेज इस्तेमाल करना है, वहां हमने अननेसेसरी जो प्रोसेसेस है उनको सिंप्लीफाई करना है. थर्ड इज टू बिल्ड ट्रस्ट बाय स्पीकिंग आउट योर माइंड. फियरलेसली जो आप समझते हैं वो बोलें, एंड टू डील विद द फ्यूचर प्लान स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है. अब ये चारों पॉइंट्स जहन में रखते हुए इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने asked an internal consultant to have extensive interviews and give him the report. It was a very progressive company. जब रिपोर्ट आई तो इंटरव्यू के बाद जो चीजें रिवील हुई उनमें 4 बड़ी खूबसूरत चीजें थी. पहला यह कि लोगों ने कहा कि too many measurement processes, हर जगह मेजरमेंट करनी है, too many things to perform. Second, not enough focus on customers. Third, unfair reward system. And the fourth one was कि unrealistic goals है. और उसमें उन्होंने देखा कि जो इवन टॉप बॉसेस थे, मैनेजर्स थे, वो भी फ्रस्ट्रेटेड थे. दे सेड कि गोल्स जो हमें बनाए जाते हैं हम उनको अटेन नहीं कर सकते. टू मच वर्क, पेपर वर्क बहुत ज्यादा है. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने 50 एम्प्लॉइज को इकट्ठा किया और 5 दिन की वर्क आउट सेशन पे ले गया. जैसे मैंने कहा था कि हमेशा ऐसी एक्सरसाइजेस ऑफ साइट होती वहां, एंड he took away all those people who were concerned, who wanted to change, not those who were frustrated and said change cannot be brought about. ऑफ साइट मीटिंग में ले जाकर उसने टीम्स ऑफ मैनेजर्स और एम्प्लॉइज को कहा कि वो
कंपनी के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। और उसने फंक्शनल ग्रुप्स बना दिए जिसमें कि लोग, दोज हु रियली फेल्ट हर्ट, दे वुड कम अप विद प्लान्स, दे वुड कम अप विद सर्टेन कंसर्न्स, और व्हाट ही सेड वाज ब्यूरोक्रेटिक बर्स्टिंग, कि ब्यूरोक्रेसी अगर इसमें है तो उसको बर्स्ट करो, ब्रेक करो। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि जब ये ग्रुप्स काम कर रहे थे, द सीनियर मैनेजर्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, ताकि ओपननेस हो और ट्रूथफुलनेस बाहर आए। उसके बाद एंड ऑफ द वीक सीनियर मैनेजर टीम लिसन टू द कंसर्न्स, प्रपोजल्स एंड एक्शन प्लान्स फ्रॉम द डिफरेंट टीम्स। अब सीनियर मैनेजर्स को बिठाया और जो ग्रुप टीम्स ने कंप्लेंट्स, कंसर्न्स और एक्शन प्लान्स बनाए थे सामने लेकर आए। So workout is a really very effective and a very efficient way of finding what is happening in an organization. According to the traditional workout methods, जब ऐसा इंटरेक्शन होता है, जब निचले एम्प्लॉइज कन्फ्रंट करते हैं टॉप बॉसेस को, तो वहां भी there are 3 ways to take a decision. 3 choices दी जाती हैं. First, approval. Second, rejection with clear reasons. And third is need more data with the decision to be made within a month. अब ये सारी चीजें उनके सामने रखी गई, या तो इनको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, गिविंग अस पर्टिनेंट सॉलिड रीजन, और अगर ये समझते हैं कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं, 1 महीना ले लो, फर्दर गेट डाटा, मोर इंफॉर्मेशन, come up with firm decisions. What happened was that the 5-day session ended with individuals and functional teams signing close to 100 written contracts. अब ये contract हुआ senior managers के दरमियान, group teams के दरमियान. They signed, this is the areas we are going to work in. And after that, these contracts were signed with the other members of the organization. आज ये कंपनी 300,000 एम्प्लॉइज के साथ डील कर रही है और यही प्रोसेस, वर्कआउट प्रोसेस जारी है. कहने का मकसद ये है कि जब हम एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो हम इस तरह से लोगों को साथ लेकर चलते हैं. अब मैंने आपसे बात की थी कि 4 चीजें हैं, क्या? पावर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और रिवॉर्ड्स. हमने कैसे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इनको ट्रांसफर करना है. एप्लीकेशंस क्या हैं? 3 एप्लीकेशंस हैं. एक है पैरेलल स्ट्रक्चर्स, दूसरा है हाई इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और तीसरा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. आप देख रहे हैं कि पैरेलल स्ट्रक्चर्स में मैंने फर्दर सब डिवाइड किया है कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स और क्वालिटी सर्कल्स में भी. लेट मी गिव यू पहले अ गुड व्यू के पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं क्या, हम कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और ये फिलॉसफी क्या है पैरेलल स्ट्रक्चर्स की. बात यह है कि अगर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हों जहां सारी चीजें हार्ड एंड फास्ट तरीके से की जाएं, जहां चेंज आसानी से इंट्रोड्यूस न की जाए, लेकिन वहां कुछ लोगों की डिजायर, कुछ लोगों की कमिटमेंट, कुछ लोगों की नीड्स हों कि ऑर्गेनाइजेशन को चेंज किया जाए. बाबा, they are contributing to the well-being of the people and contributing to the productivity and advancement of the country. कुछ ऐसे दर्दमंद अगर लोग हों ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या किया जाए? वहां पैरेलल स्ट्रक्चर्स बड़े काम करते हैं. वो ये है कि आप अपने फॉर्मल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते, लेकिन वो जो लोग जो कि इंटरेस्टेड होते हैं उनको आप एक मौका प्रोवाइड करते हैं कि वो in conjunction with the formal functioning of the organization, they create a group, और वहां वो हर वो चीज करते हैं जो कि वो चाहते हैं इनकॉर्पोरेट की जा सकती. और उन पैरेलल स्ट्रक्चर्स के अंदर वही लोग जो कि पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, वो विजन देखते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं, वो एम्प्लॉयज को ग्रुप्स की सूरत में तैयार करके फिर वापस जब आते हैं, ग्रुप टू ग्रुप इंटरेक्शन जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं. So now you have a clear view कि पैरेलल स्ट्रक्चर्स किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं changing even a bureaucratic system. So parallel structures facilitate problem solving and change by providing time and resources for members to think, talk, and act in completely new ways.
और consequently norms and procedures for working in parallel structures are entirely different from those of the formal organization. अब आपको समझ आई कि हम ओरिजिनल जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन हम अलहदा एक पैरेलल स्ट्रक्चर चलाते हैं. I'm going to discuss with you two applications. One is the cooperative union management project and the other one is the quality circle. Now, parallel structures typically are implemented by undertaking a couple of steps. And the first step is to define the purpose and scope of this sort of setup. पहली बात जो कि हमने लोगों को बतानी है कि ये स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स ये कैसे फंक्शन करेंगे, मैनेजमेंट कैसे लोगों को ट्रेन करेगी और इसका स्कोप और पर्पस क्या है, so that people should be informed, people are willing to experiment for that matter and learn कि out of the formal setup वो नए सेटअप में जाकर किस तरीके से जो वो करना चाहते हैं वो कर सकेंगे. तो पहले तो उनको हमने पर्पस बताना है कि इस पैरेलल स्ट्रक्चर का फायदा क्या है. सेकंड इज फॉर्मिंग अ स्टीयरिंग कमेटी. Now, parallel structures typically use a steering committee. And this steering committee comprises of acknowledged leaders of the various functions and constituencies within the formal organization. ये steering committee वो है जो कि उनके सामने एक विजन है जहां कंपनी को ले जाना चाहते हैं और डिफरेंट फंक्शनल यूनिट से, मार्केटिंग से, फाइनेंस से, इंजीनियरिंग से, प्रोडक्शन से, इनके कुछ लोग along with other people, other members of the organization, they get together into the steering committee to develop a vision. But it's a small company, not that it's a large group. They develop a vision. They want to create the structure, the parallel structure. क्या comprise करेगा, इसका structure की shape क्या होगी. They establish the linkages, the mechanism how they are going, formal और पैरेलल स्ट्रक्चर को कैसे लिंक करना है, ये इसका काम. बेसिक होमवर्क, बेसिक स्पेड वर्क, द होल. जैसे पहले हमने याद है कि एक और जब मैं स्ट्रक्चर को आपके साथ डिस्कस करा तो मैंने कहा था कि प्रिलिमिनरी जो काम है उसके लिए हमने होमवर्क करना है और प्रेपरेटरी के लिए एक टीम बनानी है. एग्जैक्टली स्टीयरिंग कमेटी टेक्स चार्ज ऑफ निटी-ग्रिटीज जो कि जिसके ऊपर बाद में लोगों ने मिलकर काम करना है. Here the OD practitioner plays a very important role. पहला वो हेल्प करता है टू मेंटेन कि ये ग्रुप को कैसे मेंटेन कराएं, उसके नॉर्म्स कैसे वो मेंटेन करेंगे, वो उनके साथ शेयर करता है. सेकंड, वो विजन स्टेटमेंट बनाने में मदद करता है. और तीसरा कि वो एनकरेज करता है कि इस एक्टिविटी के साथ रिवॉर्ड्स को पैरेलल स्ट्रक्चर के साथ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स को अटैच किया जाए. Why should people come and work in a parallel organization or a parallel structure? Only when they have got an incentive, internal or external rewards, ताकि लोग उस फॉर्मल सेटअप से निकल के पैरेलल स्ट्रक्चर में आए और अटेम्प्ट करें. So this is one of the very important things, attaching reward system, attaching extra rewards for those who work in the parallel structure. Third point is communication with the organization members. ये सारा कुछ जो स्टीयरिंग कमेटी ने डिजाइन किया है should be communicated so that to invite participation from the organization. And the fourth one, the final one, is form employee problem solving groups. That is, हमने जो parallel learning structure बनाना है उसके अंदर टीम ग्रुप्स को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है हमने ग्रुप्स को, और उसके बाद प्रॉपर एप्रोप्रिएट हमने उनको कैसे फैसिलिटेट करना है. सिलेक्टिंग जो ग्रुप मेंबर्स हैं, दे मस्ट बी डन वेरी केयरफुली so that they represent the appropriate hierarchical levels, expertise, functions, and constituencies that are relevant to the problem. So therefore, now you understand कि steering committee के लिए selection की भी importance बहुत जरूरी है. और उसके बाद finally, addressing the problems and issues. Steering committee must relate effectively to each other. That is, groups
or steering committee must relate. Steering committee must ensure that the group's solutions are linked appropriately to the formal organization. अगर ग्रुप्स अलहदा काम कर रहे हैं, एक डिफरेंट टेंजेंट पे काम कर रहे हैं और उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ कोई रेलेवेंस नहीं, फंक्शंस वुड नॉट बी वेरी इफेक्टिव. इसलिए जरूरी है कि उसकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रेलेवेंस होनी चाहिए. और उसके बाद फाइनली इज द इंप्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन ऑफ द चेंज प्रोसेस. अब आपको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर, चाहे तो हम क्वालिटी सर्कल लें या फिर हम यूनियन मैनेजमेंट, इन दोनों के लिए यही हम मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे. आइए हम पहले यूनियन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में देखें कि जो हमारी स्कीम है इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन एप्लीकेशंस में हम पहले एक स्टीयरिंग कमेटी कंप्राइज करते हैं. तो यूनियन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में भी सबसे पहले वी कॉन्स्टिट्यूट अ स्टीयरिंग कमेटी इन विच वी इन्वॉल्व द यूनियन मेंबर्स और फॉर दैट मैटर यूनियन लीडर्स. और चूंकि ये पुरानी एप्लीकेशन है, बहुत शुरू में जब यूनियनाइज्ड वर्कर्स वर मोर इंटरेस्टेड इन देयर ओन वेल-बीइंग, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, तो डेटिंग बैक टू दैट टाइम्स जैसे एवोल्यूशन हुई, अब अलोंग विद दैट इस स्टीयरिंग कमेटी में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के ऊपर भी फोकस किया जाता है. और स्टीयरिंग कमेटी में जब यूनियन वर्कर्स को लाया जाता है तो उनको ये एश्योरेंस दी जाती है कि जॉइंटली दे आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन वेयर बोथ द एस्पेक्ट्स वुड बी टेकन केयर ऑफ. और इसलिए स्टीयरिंग कमेटी के अंदर ओपननेस और उनका कोई फियर जो है, जो कंसर्न जो है, उसको पहले ही क्लियर कर दिया जाता है. एंड जॉइंटली दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द फॉर्मेशन ऑफ मोर ग्रुप्स, मोर फंक्शनल ग्रुप्स, क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी एज सच कैन नॉट गो डाउन टू वेरियस लेवल्स, जो कि मैंने आपको पिछले अभी चंद मिनट पहले बताया. सो दे एस्टैब्लिश मोर देन वन लेबर मैनेजमेंट कमेटी एट अ नंबर ऑफ सेलेक्टिव लेवल्स. ये स्टीयरिंग कमेटी और दूसरे लेवल्स के ऊपर छोटी छोटी लेबर और मैनेजमेंट की कमेटीज बना देते हैं. एंड दीज वर्किंग कमेटीज दे वर्क एट द प्लांट लेवल एट वेरियस फ्लोर्स, शॉप फ्लोर लेवल्स टू इंप्लीमेंट व्हाट दे हैव म्यूचुअली डिसाइडेड. इसके साथ साथ एक और चीज जो यूनियन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स में इंट्रोड्यूस की जाती है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सटर्नल कंसल्टेंट. चूंकि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से एक नए फॉर्मेशन की तरफ जा रहे होते हैं, नीड मोर एक्सपीरियंस, नीड ट्रेनिंग, सो देयरफॉर एक्सटर्नल कंसल्टेंट कम्स इन. यहां एक और फर्दर एडिशन है, दैट इज along with the consultants in corporate researchers. और इनका रोल बड़ा सेपरेट होता है कि ये रिसर्चर्स जो हैं, they find out by using various techniques, they measure the effectivity of the various interventions made into the formal process as well as the parallel structure. You understand? This is how they would introduce the change process into a setup which is typical bureaucratic. Exactly इस एप्लीकेशन को मैं अब आपके साथ एक केस स्टडी में देखता हूं किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन which was a telecommunication company in America, जब deregulation हुई, जब assurances or permanence of people working in an organization were the hallmark of anyone working in a telecommunication, कि जनाब from cradle to grave आपके साथ the company will take care of and you will not be laid off, वो ज़माना ख़त्म हो गया. And when there was no guarantee of return on the investment, so telecommunication companies suddenly opened up and they realized कि पुराना तरीक़ाकार अब नहीं चलेगा. And at the same time, the unionized people as well realized. So they got together and
It was a mutual consent that for the survival of the organization, it was important that they must work together and find out new ways of overcoming the impediments which will ultimately hurt if the organization doesn't change. लिहाजा उन्होंने क्या किया कि working with OD consultant, senior managers and union leaders, they began discussing how to increase worker participation and decentralize decision making without treading on traditional collective bargaining issues. अब it's a typical union management का concern है. When they are together working for a common objective, उनकी पहले assurance उनको दी गई कि आपके जो bargaining आपके हैं उसके ऊपर हम कोई we are not going to affect that, but let us work together. The group of senior managers and union officials, they together comprised the steering committee for the project and developed a vision of the EI process and its objectives. इस कंपनी के अंदर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर उन्होंने जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई उसके अंदर लेबर के बंदे भी बैठे हैं, मैनेजमेंट भी, और उन्होंने कहा कि हमारा विजन क्या होना चाहिए. डीरेगुलेशन के बाद अगर हम अपना विजन चेंज नहीं करेंगे तो होगा कि कंपेटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, पीपल विल हैव टू बी लेड ऑफ, डाउनसाइजिंग, इट वाज इन देयर इंटरेस्ट. लिहाजा द स्टीयरिंग कमेटी, जैसे मैंने पहले कहा था, चूंकि स्टीयरिंग कमेटी सारे काम खुद नहीं कर सकती, स्टीयरिंग कमेटी एस्टैब्लिश्ड अ पैरेलल स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ 3 area coordinating committees. चूंकि ये टेलीकम्युनिकेशन जियोग्राफिकल रीजन्स में थी तो उन्होंने 3 कोऑर्डिनेटिंग कमेटीज बनाई. स्टीयरिंग कमेटी है, 3 कोऑर्डिनेटिंग कमेटीज है, और उन कोऑर्डिनेटिंग कमेटीज ने फर्दर डाउन बिलो उन्होंने सपोर्ट कमेटीज बनाई. नाउ यू कैन सी कि उन्होंने नेटवर्किंग कैसे की. पॉलिसी डिसीजन ऊपर हो रहा है, उसके बाद नीचे जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर they are having coordinating committees, और उसके बाद नीचे सपोर्ट कमेटीज हैं, और सपोर्ट कमेटीज के बाद EI ग्रुप्स हैं. कैसे उन्होंने एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट करनी है, उनको एम्पावर कैसे करना है, ये स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया. और ये थ्रू आउट इस स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन के बंदे भी थे और इसके अंदर मैनेजमेंट बंदे, collectively they were working together. Having done that, as part of the early implementation program, उन्होंने क्या किया कि एक 3 घंटे का सेशन किया जिसमें सारे लोग फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स, जो ग्रुप्स बनाए हुए थे, इनको इकट्ठा किया, और जो स्टीयरिंग कमेटी का विजन, उनके जो गोल्स और जो स्ट्रक्चर उन्होंने फॉर्म किया वो शेयर किया लोगों के साथ. एंड दिस सेशन वाज कंडक्टेड by both the union people and the senior managers. अब ये देखिए उनको साथ साथ लेके चला जा रहा है ताकि ट्रस्ट और कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रहे. Then after that, they organized 3-day union management training program. कैसे programmed planned activity है. अब 3 days जो training activity में what they did was, first 2 days training of the unionized people. स्टीयरिंग कमेटी के और दूसरे लोग थे, इनको ट्रेन किया गया, और 1 दिन लगाया फॉर द सीनियर मैनेजर्स, उनको सेपरेट ट्रेनिंग की गई. एंड देन द 3rd day they were made to sit together and the managers and union officials were brought together. अब जो नीचे सपोर्ट ग्रुप्स था और EI ग्रुप्स थे, उनको 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई, because that was where the actual action would be taking place. उनको बताया गया कि उनके टास्क कैसे होंगे, इंफॉर्मेशन उन्होंने कैसे कलेक्ट करनी, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, उन्होंने कैसे इंटरप्रेट करना है, हाउ हैव दे टू लुक एट द वेरियस वेज ऑफ इंप्रूविंग देयर. इस तरीके से व्हाट दे डिड वाज कि ट्रेनिंग करने के बाद, after they had achieved all these objectives, उन्होंने they
came together collectively to a resolution that now the whole team is ready for implementing the change they want to introduce into the organization. Having gone back to the organization, और जो कुछ सीखा था unionized लोगों ने और senior managers together, they implemented for a couple of months. But the interesting thing is कि after several months जब data collect किया गया, EI team जो थी, employee involvement team, they started focusing on quality of work-life issues. For example, provision of bottled water, safe environment, अपने personal interests. The management discovered कि training के बाद उनको अपनी realization rather than at the same time looking towards the increase in the efficiency and productivity. So the responsible committees were concerned about this limited focus, and they once again modified the process to align it more closely with the EI's productivity objective. वो objectives पहले जिसके ऊपर फैसला किया गया था, अब फिर उसकी alignment की गई. कहने का मकसद ये है कि even parallel structure से जब आप formal structures में आते हैं, तो you need adjustment or continuous adjustment because an abrupt change is not possible. So composition and responsibilities of the different committees were revised to increase senior management and union leadership involvement and accountability. At the organization level, a new incentive compensation system was initiated for rewarding cross-functional team. अब यहां से उन्होंने एक नई चीज सीखी. ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने क्रॉस फंक्शनल टीम्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और उनको इंसेंटिव दिया कि वर्किंग टुगेदर दोज हु प्रोड्यूस द रिजल्ट्स अचीव द ऑब्जेक्टिव्स जो कि स्टीयरिंग कमेटी ने पहले म्यूचुअली रिजॉल्व किए हुए थे, पीपल वुड बी रिवॉर्डेड फॉर दैट. फाइनली facilitators were assigned permanently to functional areas to focus on operating problems. What you see from here is that this exercise applied in a setup which was very bureaucratic and an organization which was housed with people जिनको assurance थी कि जी हमें जॉब से निकाला नहीं जा सकता. They changed themselves. And this telecommunication company became a productive company and in a couple of years produced savings to the tune of about $3 million. And not only that, the EI program survived through 2 union contract negotiations and massive corporate changes that reduced the size of the workforce were readily accepted by the members. Even उन्होंने बाद में जब उसकी downsizing की, the unionized workers readily accepted it because it was a collective bargain जो कि was profitable to both the health of the company and the individual progress as well. Now you realize that parallel structures कैसे effectively एक change program को introduce कर सकते हैं और ये parallel structures वहां हमें इनकी जरूरत पड़ती है जहां ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर हम चेंज एकदम ना ला सकें. इसके लिए voluntarily we pick up people, give them an opportunity to learn, tune themselves to the new system they would like to introduce into the old system and see its fact. और कभी-कभी exactly वो transplant नहीं कर सकते, लिहाजा बाद में इलेक्ट्रॉन एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं जैसे आपने देखा. It's a very effective way of bringing change and especially focusing on the people, कैसे उनको हम involve कर सकते हैं. In my next lecture, I'll be talking with you about quality circles. But keep in mind, वो quality circles भी बेस करेंगे इसी स्ट्रक्चर के ऊपर
जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें थोड़ी सी हम और फर्दर चेंजेस करेंगे बिकॉज दे आर वेरी प्रेवलेंट इन वेरी मैनी कंपनीज टुडे. सो व्हेन यू कम प्लीज रिमेंबर माय लेक्चर टुडे, और इंशाल्लाह मैं उसको भी conclude इसी तरह से करूंगा with giving you a good example of a company which introduced the quality circle and brought in a change in the organization. I hope you learned something today. Keep learning and keep remembering what I said to you. Practice. Transform yourself. Once you transform yourself, you will bring a change in your environment. Take care of yourself. See you again. Khuda Hafiz.